तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे तीन ऑर्गेनेज के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, इसके कार्य के बारे में बताता है, इसके आकार के बारे में बताता है। वो हमारा पहला ऑर्गेनेज था। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म का दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनेज है उसे ग्लॉजी काय बोलते हैं, जिसे ग्लॉजी बॉडी भी बोलते हैं, और डिप्टियोसोम भी कहा जाता है। उसके बाद हम लाइसोसोम और राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम आपको इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेज होता है। जीवित वस्तुएं हैं साइटोप्लाज्म की, उसकी सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेज यही होती हैं, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, कार्डियोसोम या डिप्टियोसोम होते हैं, तो वो बहुत ही जरूरी होते हैं। तो चलिए अब हम इसको कवर करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, ग्लॉजी काय है। तो ग्लॉजी काय के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लॉजी काय के बारे में पढ़ेंगे तो अब आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेज है और ये जानना बहुत ही जरूरी है आपको। इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए साइटोप्लाज्म का ग्लॉजी काय। देखिए, जो ये ग्लॉजी काय होता है इसे डिप्टियोसोम भी कहा जाता है, तो इसको डिप्टियोसोम कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए, क्योंकि ये जो ग्लॉजी काय होता है इसके बहुत से नाम होते हैं। जैसे इसका पहला नाम तो ग्लॉजी काय है, दूसरा डिप्टियोसोम होता है, इसे ग्लॉजियोसोम भी बोलते हैं, इसे ग्लॉजी उपकरण भी बोलते हैं, ग्लॉजियो कैमलो भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो अगर जितने भी आपको नाम इसके हैं, इसके बहुत सारे उपनाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता देता जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला ग्लॉजी काय है। अगर आप हिंदी मीडियम से आए तो ग्लॉजी काय पूछेगा, इंग्लिश मीडियम से है यानी सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड से है तो आपको डिप्टियोसोम याद रखना है, आपको ग्लॉजियोसोम याद रखना, ग्लॉजी बॉडी भी याद रखना, या कोई याद रखना। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से आए तो आपको ग्लॉजी काय याद रखना है, ग्लॉजी उपकरण याद रखना है, आपको साथ साथ ग्लॉजियोसोम ये सब पूरे नाम आपको याद रखना है, ग्लॉजी उपकरण, ग्लॉजी बॉडी, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला नाम डिप्टियोसोम है। तो डिप्टियोसोम जो है, आप सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी जो खोज है उसने किसने की है। इसकी जो खोज होती है उसको किसने किया है। तो देखिए, इसकी खोज सन 1898 किसने सन 1898 में की गई थी। इसकी खोज सन 1898 में की गई थी। और किन्होंने खोजा था, उसने कैमिलो गॉल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था, और गॉल्जी के नाम से इसका नाम गॉल्जी काय पड़ गया, कैमिलो गॉल्जी के नाम से ही पड़ा है। तो इनके जो खोजकर्ता है और ये कब खोजा गया है ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि देखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड है तो इसका क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इसका सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से दो पूछा जाता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म का है, जो ये डिप्टियोसोम साइटोप्लाज्म का, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको ध्यान रख के पूरा इस चीज की जानकारी को जानना है, क्योंकि आप हिंदी हो या इंग्लिश आपको जानना जरूरी है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड है तो आपको हिंदी में समझना जरूरी होता है। अगर हिंदी में नहीं समझेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आईसीएसई बोर्ड है तो इसको हम इंग्लिश में भी समझाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको इसे इंग्लिश में लिखना भी होता है तो हम बता देते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो अब देखिए, जो इसकी खोजकर्ता है, जैसे इसके खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरी किसने किया था, तो डिस्कवरी साइंटिस्ट ने किसने किया था, तो डिस्कवरी करने वाले कौन थे, कैमिलो गॉल्जी। ये बहुत जगह इनका पता है, इनके बारे में पूछा जाता है, कैमिलो गॉल्जी के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का क्लास 9 की बुक है तो आप देखेंगे सेल चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आप देखेंगे, जब आप गॉल्जी बॉडी या डिप्टियोसोम का चैप्टर होते हैं तो आपको कैमिलो गॉल्जी के बारे में पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इनके बारे में जो जानकारी है इनकी वो भी जानना जरूरी, क्योंकि उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि इससे इसी का क्वेश्चन आता है, उस जिन्होंने खोजा था उनके भी ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो इनके बारे में तो इस वीडियो में हम नहीं बता रहे हैं, आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको इनका पूरा एक जीवन परिचय जैसा हम आपको दे देंगे।
और वहां से शॉर्ट्स वीडियो से देख के आप रीड कर सकते हैं। आप रीड कर सकते हैं और उसे याद करके उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कैमलो गॉल्जी के बारे में, कैमलो के गॉल्जी इनको कहा जाता है। अब इन्होंने कब खोजा था सन, देखिए सन 1890 एडी में इस कैमलो गॉल्जी ने इस डिक्टियोसोम की खोज किए थे। इतना आपको समझ में आया कि डिक्टियोसोम होता क्या है। अब हम जानेंगे डिक्टियोसोम के स्ट्रक्चर और इसके कार्य के बारे में जानेंगे। देखिए जो इसका कार्य है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पिछले हमारे जो ऑर्गेनेज था, पहला ऑर्गेनेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंत प्रभावी जालक से एकदम मैच खाती है। तो इसलिए इसके जो कार्य और इसकी चीज है उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस चीज पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इसके स्ट्रक्चर में पूछा जा सकता है, इसके थोड़ा कार्य पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर इसके क्वेश्चन इन्हीं दोनों पाएंगे कि खोज करने वाला कौन है, सन कौन है, इसके बहुत सारे नाम पूछेंगे। हाँ इसके कार्य पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसकी संरचना पे नहीं ज्यादा पूछा जाता, एक क्वेश्चन आप मिल सकता है। तो अब देखिए जो ये इसकी संरचना है, संरचना के बारे में हम देखेंगे। देखिए पेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे दिखने वाली इसकी संरचना होती है। इसमें भी सिस्टर्नी वेसिकल्स और पट्टिकाएं पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। और ये किससे बना होता है, ये यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है, इसलिए इसकी संरचना में जाने की जरूरत नहीं होती है। बट इसकी संरचना यहाँ पर बगल में आपको फोटो दिख रही है, ऐसे ही दिखती है इसकी संरचना। तो इसकी संरचना कैसी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी दिखती है, मतलब ज्यादातर ऐसे ही दिखती है। अगर हम आपको थोड़ा शेप देखना है तो मैं इसमें बता देता हूँ कैसे इसका शेप दिखता है, क्योंकि अब इसके बाद इसके कार्य के बारे में जानेंगे। कुछ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे दिखने वाली संरचना गोल्जी की होती है। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं, चलिए इसका वर्क क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप जान लेते हैं कि इसके जो कार्य होते हैं, वर्क कार्य क्या है, तो इसके वर्क के बारे में हम जान लेते हैं। आप तो इसका पहला वर्क क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये जो जैसा दिखता है इसका वर्क पहला वही कराएगा। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER जैसा ये दिखता है, तो इसका काम क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है वैसे ये भी कार्य करता है। पहला कार्य है कि जो ग्लोजी का होता है वो ER से प्राप्त होने वाली प्रोटीन संग्रहण चीजों को अवशोषित करता है, संग्रहण करता है उसका, मतलब जो भी चीजों प्राप्त करता है वो चाहे संग्रहित हो चाहे वो अवशोषित किया हो, तो उन चीजों को ये भी अवशोषित करता है और संग्रहण करता है, वो चाहे प्रोटीन चाहे कोई भी मिनरल चीजें होती है। तो पहला वर्क इसका यही होता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम बोल रहे हैं आपको ये लिखना है, ग्लोजी का ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त होने वाली प्रोटीन व अन्य पदार्थ घुलित पदार्थ अन्य घुलित पदार्थ का संग्रहण व अवशोषण करता है। इतना आप लिख लीजिए, पहला यही है इसका। अब दूसरा क्या है, दूसरा होता है, इसके कार्य थोड़े ज्यादा हैं लेकिन सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे दिखते हैं। तो इसका सेकंड कार्य क्या है, दूसरा कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जा सकता है। देखिए ग्लोजी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। यानी हमारा डिक्टियोसोम ही हमारे लाइसोसोम का निर्माण करता है। तीसरा इसका वर्क देख लेते हैं। तीसरा इसका वर्क होता है, जो ये शुक्र जनन होता है, मतलब जब कोशिका व्यवहारिक समय जो शुक्र जनन होता है उसमें ये एक्रोसोम बनाता है। एक्रोसोम क्या होता है, शुक्र जनन से संबंधित होता है। तो ग्लोजी काय क्या करता है, शुक्र जनन मतलब शुक्र जनन के समय एक्रोसोम बनाता है, एक्रोसोम बनाता है। ये तो तीसरा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। अब देखिए आपको दूसरा क्या लिखना है, दूसरा लिखना है ग्लोजी काय लाइसोसोम का निर्माण करता है, शुक्र जनन के समय ग्लोजी का एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो यह ग्लोजी का है वो भी बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है, हमने बताया था। ये बहुत सारी स्रव क्रियाओं से संबंधित होता है। जो हमारा ग्लोजी का है वो बहुत सारे स्रव क्रियाओं से संबंधित होता है, यानी स्रवित क्रिया से जहां से रिश्ता है उन सब क्रियाओं से ये संबंधित होता है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका भी बनाता है, सेल प्लेट का निर्माण यही करता है, कोशिका पट्टिका। और ये हेसुसुलोज का भी निर्माण करता है, क्या है इसे,
है हेमोसेसुलोज का निर्माण करता है। इसका हेमोसेसुलोज का निर्माण करता है। तो इसका चौथा पांचवा कार्य यही है। तो इसी के साथ हमारा गोल्गी साइटोप्लाज्म का गोल्गी का समाप्त होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए जो लाइसोसोम होता है इसका निर्माण कौन करता है। अभी हमने कहा था आपको पिछले टॉपिक में, जो कि ग्लोजी का था, ग्लोजी बॉडी कैंडिसोम डिक्टियोसोम में सिखाया जाता है। तो देखिए वो किसका निर्माण करता है, जो ग्लोजी का होता है वो किसका निर्माण करता है, वो लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो इसके निर्माण को लिख देते हैं, डिक्टियोसोम इसका निर्माण करता है। इसकी खोजकर्ता कौन थे, इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो लाइसोसोम की खोजकर्ता था डी ड्रेक। उन्होंने लाइसोसोम का निर्माण किया था, मतलब उसी को खोजा था लाइसोसोम को इन्होंने। अब ये जो खोजा गया था, मतलब ये लाइसोसोम होता है वो दिखता कैसा है, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करके। देखिए इसके खोजने की कोई 1955 में लाइसोसोम को खोजा गया था। तो देखिए जो लाइसोसोम है उसको खोजकर्ता कौन थे, डीडीएफ ने किया था। कब खोजे थे इसे, सन 1955 में खोजा गया था लाइसोसोम का। लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, लाइसोसोम देखिए राइबोसोम जैसा दिखता है। अब इसका स्ट्रक्चर तो हमने बता दी कि कैसा दिखता है। अब इसके कार्य के बारे में देखिए। इसका कार्य क्या है, देखिए जो लाइसोसोम रहता है इसका मुख्य कार्य है क्या, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए जो लाइसोसोम है उसका मुख्य कार्य होता है किसी भी खाद्य पदार्थ को पचाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का काम अलग अलग होता है, हर ऑर्गेनिज्म का काम अलग होता है। तो जो ये राइबोसोम जैसा दिखने वाला लाइसोसोम है, इसका काम क्या है कि ये खाने को पचाता है, यानी ये अवशोषण करता है, उसे पचाता है। बहुत सारे इसके पास मतलब ऐसे तत्व होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों को पचाते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, ये जो पाचन तंत्र है उस जगह पे ये ज्यादातर पाया जाता है। कभी कभार जो लाइसोसोम होता है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। कभी कभार क्या करते हैं, ये खुद को फाड़ देते हैं, यानी खुद को मार देते हैं, अपने आप को ही मतलब आत्महत्या कर लेते हैं खुद, जो लाइसोसोम होता है। इसलिए इसे क्या कहता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं स्वष्टनीकरण। इसको स्वैलन या स्वष्टनीकरण कहते हैं, स्वष्टनीकरण इसे कहा जाता है। तो देखिए इसके वर्क के बारे में बता दिया गया था। अब ये हमने बताया कि ये खुद को फाड़ देते हैं, यानी खुद का मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैले की कहते हैं। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर लाइसोसोम होता है और लाइसोसोम एक प्रकार का थैले जैसा दिखता भी है, डॉट जैसा भी होता है, थैले जैसा भी होता है। तो लाइसोसोम जो होता है वो थैले जैसा दिखता है और इसका अर्थ होता है पाचक का है। तो अब ये टॉपिक जो लाइसोसोम हो वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके वर्क ज्यादा नहीं होते हैं। इसके यही दो वर्क है कि ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, आत्मघाती मतलब थैले कहलाते हैं, और इसका काम होता है भोजन को पचाना। हम जानेंगे राइबोसोम और वेसिकल्स। तो अब हम जानेंगे रसधानी के बारे में। तो जो रसधानी क्या होता है, इसे इंग्लिश में वेसिकल्स कहा जाता है। और वेसिकल्स क्या होते हैं, जो वेसिकल्स होता है वो क्या होता है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब हम वेसिकल्स के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का। अभी आपने कहा कि जो मतलब राइबोसोम होता है ये क्या होता है, हम इसको तब पढ़ाएंगे जब हमारा न्यूक्लियस का मतलब टॉपिक आएगा, जब केंद्र का आएगा, हाँ आपको तब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि राइबोसोम न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में ही अगर आप न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप राइबोसोम के बारे में वैसे ही जान जाएंगे। क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए। तो हम जानेंगे वेसिकल्स के बारे में। किसके बारे में, वेसिकल्स के बारे में। इसे क्या होता है अब इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, इसके दिखता कैसा, ये सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए जो वैक्यूल होता है वो ज्यादातर पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में बहुत ही कम पाया जाता है। और अगर जंतु कोशिका में पाया जाता है तो जंतु कोशिका में बहुत छोटा पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़ा पाया जाता है। देखिए जैसे बाग में आपको एक इमेज दिख रही होगी,
उस इमेज के अकॉर्डिंग ये जो आपको इमेज दिखाई गई है वो एक पादप कोश का किया, उसमें जो बड़ा सा जगह घेरा हुआ है वही हमारा है राजधानी। इसे रिक्तिका भी कहा जाता है, इसे वैक्यूल भी कहा जाता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जान गए कि ये क्या होता है। अब ये दिखता कैसा है, अब देखिए जो वैक्यूल होता है वो दिखता कैसा है। जो वैक्यूल हमने इमेज दिखा दी आपको। अब देखिए जो वैक्यूल है ये क्या करता है, ये भी संग्रहित करता है, वही खाद्य पदार्थों को ये भी संग्रहित करता है, लेकिन पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु में छोटे होते हैं, इसलिए जंतु में लाइसोसोम का ही काम हो जाता है। अब ये जो रिक्तिका होती है खोखली होती है और आकार में बहुत बड़ी होती है। जंतु कोशिका में छोटी है लेकिन आकार में बहुत बड़ी है, किसके मुकाबले? पादप कोशिका के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। खोखली से संरचना होती है, जैसे हम आपको बना के दिखा देते हैं। इसमें यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन मान लेते हैं, सेल वॉल भी यहीं पे है। अब ये बड़ा सा जगह घेरा हुआ है ये, अब देखिए इसके मुकाबले बहुत बड़ी है। अब यही हमारा रिक्तिका, इसी को वैक्यूल कहा जाता है। तो इसके अंदर खोखले की संरचना पाई जाती है, वो संरचना को क्या कहते हैं? रिक्तिका कलाबद्ध कहते हैं। और इसको टेनोप्लास्ट भी कहते हैं, टेनोप्लास्ट। रिक्तिका को कहते हैं जो उसके अंदर खोखली संरचना से रिक्तिका कला भी कहते हैं और टेनोप्लास्ट भी कहते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि जंतु कोशिका में छोटी लेकिन पादप कोशिका बड़ा होती है और संग्रहण ये भी काम करता है जैसे लाइसोसोम करता है। तो इसका पहला कार्य क्या है? ये लाइसोसोम जैसा काम करता है। इसके वर्क के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही छोटा सा है, ये लाइसोसोम से भी छोटा इसका टॉपिक है, तो इसलिए टॉपिक को कवर कर दिया जाता है। अब इसका वर्क क्या है? वही खानों का भंडार। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका काम होता है, दूसरा कहते ये स्फूर्ति प्रदान करता है, स्फीति प्रदान करता है, स्फूर्ति मत कहिएगा, स्फीति प्रदान करता है। और तीसरा यह तो कि रंगों की आकर्षक बनाता है, उस में सुगंध लाता है। तो ये काम किसकी होती है? रिक्तिका की होती है। तो इतना आसान सा टॉपिक को हमने अब कवर कर लिया है। तो अब इसी के साथ ये हमारा तीनों टॉपिक खत्म होते हैं। अब हम अगले लेक्चर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम आपको पेस्टिसाइड यानी लव के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आपको अगले टॉपिक में आपको केंद्र का यानी न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का टॉपिक मिल जाएगा। अब इस सब के बाद आपका इस सेल का चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। उसके बाद आपका एसएसटी यानी आपका सामाजिक विज्ञान का पहला हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंस रेवोल्यूशन। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलेंगी, ऐसी धमाकेदार वीडियो जो कि आपके लिए बहुत काम की होंगी। अगर आप क्लास 9 के हैं तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम जैसे आपका टेस्ट होने वाला होगा तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। इस टॉपिक से और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कवर कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आपको वन शॉर्ट भी इसका दे देंगे, रैपिड रिवीजन भी दे देंगे, क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे। तो आप मिलेंगे हम आपको अगले टॉपिक के। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।